16 साल का लड़का अपने घर से फरार होता है। फरार होने के बाद वो एक ट्रेन पकड़ता है और ट्रेन में वो बैठ जाता है। अब बिना टिकट के ट्रेन में बैठा था और बैठने के बाद वो जब टीटी को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो सीट के नीचे अंदर चला जाता है। अंदर जाने के बाद लेकिन टीटी की नजर उस पर पड़ जाती है और टीटी उस सीट के पास आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरी नजर तुम पर है और निकलो बाहर, अपनी मुझे टिकट दिखाओ वरना मैं तुम्हें फिर तुम्हारा इलाज करूंगा। दोस्तों यहाँ पर वो लड़का होता है तो वो सीट के जो नीचे बैठा हुआ है वो भगवान को याद करने लगता है और वहां पर एक खाली कागज पड़ा हुआ होता है, बिल्कुल खाली कागज था और वो लड़का उस कागज को पकड़ता है और बस प्रे करने लगता है, प्रार्थना करने लगता है और कहता है कि भगवान ये टिकट है। और वो बड़े विश्वास के साथ कहता है उस टीटी से कि ये लो मेरी टिकट। दोस्तों यहाँ पर जो टीटी होता है वो उस टिकट को देखता है, जो खाली कागज था उस कागज को टीटी टिकट करार देता है कि हाँ ये टिकट है। तो वो कहता है कि तुम्हारे पास टिकट है तो तुम अंदर क्यों बैठे हो, बाहर आओ, अपनी सीट पर बैठो। अब इस लड़के को पता चला कि मेरे अंदर और लोगों से कुछ अलग चीजें हैं। यहाँ पर 16 साल का लड़का सोच विचार में पड़ जाता है कि मैंने खाली कागज को दिया है लेकिन टीटी कह रहे हैं टिकट है, और टीटी उस टिकट को चेक भी करते हैं और उस खाली कागज को दोबारा से उस लड़के को दे देते हैं। जहां लड़का उस कागज को देख रहा था कि ये खाली कागज है लेकिन टीटी उस कागज को टिकट बता रहा था। तो दोस्तों इस लड़के को पता चल जाता है कि मुझे भगवान ने कुछ चीजें हटकर दी हैं। अब यहाँ पर वो लड़का अपने ऊपर विश्वास करता है और आगे चल के ये लड़का जो नाम कमाता है पूरे विश्व में इस लड़के का नाम होता है। क्या आप ऐसे किसी लड़के को जानते हो? क्या किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी है जिसे शायद होने का पहले ही पता चल जाए, जिसे ये महसूस हो जाए या खुली खुली कहते हैं ना कि भविष्यवाणी करे कि ये ऐसा होगा, या वो चीजों को बदलने में समर्थ था या दूसरे के दिमाग को अपने कब्जे में वो करना जानता था। दोस्तों सभी बातों को अगर एक तरफ करें और इस बात को एक तरफ करें कि वो दूसरे के दिमाग को अपने काबू में करना जानता था तो ये बात ज्यादा भली लगेगी। आज आप लोगों के सामने एक ऐसे व्यक्ति की मैं चर्चा लेकर आती हूं जिस व्यक्ति से बात करने के लिए महात्मा गांधी भी इंतजार करते हैं और वो चाहते हैं कि मैं भी इस व्यक्ति से एक बार जरूर मिलना चाहता हूं। हालांकि महात्मा गांधी की उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है लेकिन आइंस्टाइन जो होते हैं वो भी उनसे मिलते हैं और यहाँ पर जो इतने बड़े वैज्ञानिक थे आइंस्टाइन, उनकी मूंछ का बाल वो व्यक्ति निकालता है। ये सामर्थ्य किसी में भी नहीं होती है। अब आप सोच कर देखिए कि हमें भगवान ऐसी चमत्कारिक शक्तियां दे दे कि भाई हम चीज को बदलने में सामर्थ्य रखते हों या सामने वाले को चकमा दे सकते हों, तो फिर कुछ लोग तो पहले दूसरे वे में जाएंगे, पहले लोगों का अच्छा नहीं करेंगे क्योंकि मानसिकता कुछ लोगों की ज्यादा खराब हो चुकी है। पहले वो सोचेंगे कि इस चीज से मैं बहुत सारा धन अपने पास इकट्ठा करूं ताकि मेरे पास बहुत ज्यादा धन हो जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन चीजों से अच्छाई भी हो सकती है और जहां पर भारत में अगर कोई ऐसी चीज हो जाती तो यही विदेश के लोग ढिंडोरा पीटते और कहते कि ये तो केवल एक ढोंग है, अंधविश्वास है, भारत सपेरों का देश है। यहाँ पर हमारे ऊपर पता है आप लोगों को टैग लगाया था बाहर के लोगों ने, लेकिन आज वही लोग भारत का लोहा मानते हैं। कहते हैं कि भारत एक बहुत सभ्य और बहुत अच्छा देश है। जब ऐसे वर्ड कानों में पड़ते हैं तो अच्छा होता है, बहुत अच्छा महसूस होता है क्योंकि मैं अपने देश पर बहुत गर्व करती हूँ। जो लोग हमारे देश के बारे में बुरी बातें कहते हैं वो लोग मुझे एक आंख नहीं भाते हैं, वो लोग मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं क्योंकि मैं इस मिट्टी में पैदा हुई हूँ और मुझे अपने देश से बहुत प्यार है। शायद एक सैनिक को जितना अपनी जमीन, जितना अपनी मिट्टी से मोहब्बत होती है ना, शायद मैं आज कुछ ऐसा नहीं कर रही हूँ। मैं तुच्छ हूँ, बहुत असमर्थ हूँ कि इन चीज़ों से, लेकिन मुझे अपने देश से बहुत प्रेम है। सच में ही मैं आप लोगों को कैसे बयां करूं कि मैं भारत से कितना प्रेम करती हूं। तो यहाँ पर जब भी कोई भारत के ऊपर उंगली उठाता है ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन दोस्तों अब ये घटना विदेश की है
और विदेश में इस व्यक्ति के जरिए जो विदेशी लोग होते हैं, कई जब वहां पर लड़ाई होती है, सेना में इस व्यक्ति का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसके पास वो पावर थी कि ये सामने वाले को उल्टा आदेश देने पर मजबूर कर दिया करता और वो अपने ही लोगों पर आक्रमण करने लगता था। इसके पास वो पावर होती है। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी पावर लेना चाहते हो? तो यहाँ पर ये चीजें बहुत कम लोगों को मिलती। तो चलिए, इस व्यक्ति का आपको काफी देर से इंतजार हो रहा होगा। इस व्यक्ति का नाम होता है वुल्फ मैसिंग। वुल्फ मैसिंग वो नाम था जो शायद कभी सितारा बनकर चमकने वाला था। वुल्फ मैसिंग पोलैंड में इसका जन्म होता है। 1874 में इसका जन्म हुआ था और दोस्तों, ये धर्म से यहूदी था। यहाँ पर जो मैसिंग के माँ बाप होते हैं वो इसे एक बहुत अच्छा यहूदी बनाना चाहते हैं और यहाँ पर वो लोग चाहते हैं कि हमारा बेटा एक रबाई बने। अब आप लोग कहोगे कि रबाई क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि रबाई वो शब्द है जैसे कि हमारे मंदिरों में जो पुजारी रहते हैं, यानी अपने धर्म का प्रचार करना, अपने धर्म के बारे में आने वाली पीढ़ी को बताना और अपने धर्म को बहुत अच्छे से फॉलो करना। माँ बाप अपने बेटे के साथ ये इच्छा जताते हैं, लेकिन बेटा पूजा पाठ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता है। वो बिल्कुल बहुत कटा कटा रहा करता। उसे हमेशा लगता कि मैं कोई राइटर बनूंगा, मैं कहानियां लिखा करूंगा, मैं फिल्म बनवाया करूंगा। लेकिन घर वाले जब नहीं मानते हैं तो इस लड़के की, जिसका नाम वुल्फ मैसिंग होता है, ये करीबन 16 साल के हो जाते हैं और 16 साल का होने के बाद जब ये घर वालों की बातों से परेशान हो जाते हैं तो दोस्तों ये अपना घर छोड़कर फरार होने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक और जानकारी आपको दे दूं, जो पोलैंड होता है वो रूस में था पहले, और यहाँ पर दोस्तों ये 16 साल की उम्र में घर से फरार हो जाते हैं और एक ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन में ये बैठ जाते हैं, लेकिन इसके पास ना ही तो पैसे थे और पैसे ना होने की वजह से इनके पास टिकट भी नहीं होती है। 16 साल उम्र होती है। अब ये सामने से जहां पर बैठे हुए थे, सामने से टीटी को आता हुआ देखते हैं। जैसे ही ये टीटी को आता हुआ देखते हैं तो ये तुरंत सीट के नीचे अंदर चले जाते हैं। टीटी को ये लड़का दिख चुका था। टीटी सभी को छोड़कर इस लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे नजर आ चुके हो, तुम मुझसे नहीं छुप सकते, मुझे टिकट दिखाओ, तुम्हारे पास क्या टिकट है। अब ये लड़का घबराने लगता है। सर्दियों का मौसम था, इस लड़के को पसीने आने लगते हैं, क्योंकि अगर मैं टिकट नहीं दिखाऊंगा तो ये लोग मुझे बंदी बना लेंगे। और उस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे, कोई देश किसी के अधीन था, किसी देश पर किसी का राज था। दोस्तों, कोई भी देश अपने आप में स्वतंत्र उस वक्त नहीं था। आप लोग भी समझते हैं और हम भी जानते हैं। अब ये लड़का घबराने लगता है। जब ये लड़का घबराता है तो ये लड़का भगवान को याद करता है अपने हिसाब से, जो अपना भगवान होता है यहूदियों का। अब यहाँ पर वो याद करने लगता है और वहां पर एक खाली पर्चा पड़ा हुआ होता है। उस कागज के टुकड़े को उठाता है और कहता है कि ये अब एक पर्ची है, ये टिकट है। और वो कांपते हुए हाथों से कहता है कि ये लो टीटी साहब, मेरे पास टिकट है। टीटी उस पर्चे को देखते हैं, जबकि इस लड़के को पता था कि ये खाली पर्चा है। लेकिन टीटी कहते हैं कि सीट से बाहर आ जाओ, जब तुम्हारे पास टिकट है तो तुम सीट के अंदर क्यों बैठे हुए हो, टिकट होते हुए भी इतनी घबराहट क्यों। तो ये लड़का हैरान हो जाता है कि मैंने तो खाली कागज का टुकड़ा दिया है। दोस्तों, ठंडियों के मौसम में ये लड़का जब यहाँ से सीट के अंदर से बाहर आता है, टीटी के सामने खड़ा होता है, तो टीटी को इससे एक अपनापन लगता है। टीटी अपने जेब से रुमाल निकालते हैं और इस लड़के के पसीने पोंछते हैं। कहते हैं कि मैसिंग, तुम्हारे पास तो टिकट है और तुम घबरा क्यों रही हो, तुम्हारे पास जब टिकट है तो अपनी सीट पर आराम से बैठो। और टीटी उस टिकट को चेक करते हैं और इस लड़के को सीट पर बिठाकर आगे चल पड़ते हैं। अब आप सोचकर देखिए कि इस लड़के को महसूस होता है कि मेरे पास तो कोई ऐसी क्षमता है या कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये सब कुछ हो गया। अब ये लड़का उस ट्रेन से दोस्तों जर्मनी पहुंच जाता है। जर्मनी पहुंचने के बाद ये लड़का वहां पर उतरता है। अब इसको अपनी खूबियों के बारे में पता था, अब ये उनका इस्तेमाल करने लगता है। कुछ लोगों को अब ये भविष्य बताने में समर्थ था, मतलब बहुत लोगों को भविष्य बताता है। जब ये लोगों के बारे में बताता है कि तुम्हारी जिंदगी में कल ये होगा, तो दोस्तों सच में ही उनकी जिंदगी में ऐसा हो जाता है। तो अब इस लड़के का जो वुल्फ मैसिंग होता है,
इसका नाम बड़ा होने लगता है। ये सर्कस में काम करता है, लेकिन अब लोग इससे अपना हाथ दिखाने के लिए आते हैं, अपना भविष्य पूछने के लिए आते हैं और इसके चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं। जब इसके चर्चे चारों तरफ होने लगते हैं, एक और चीज चल रही थी। यहाँ पर आप हिटलर को जानते होंगे भली भांति। हिटलर से कौन अनछुआ रहा है। हिटलर की तो ऊपर कई कहानियां बनी हैं, हिटलर के ऊपर कई मूवियां बनी हैं और बहुत ही एक प्रचलित नाम था और मशहूर था लोगों पर। कहते हैं ना कि लोगों के ऊपर अत्याचार करने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता है। उस वक्त वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब यहाँ पर हिटलर कई देशों पर आक्रमण कर रहा था, वो जाना माना था। तो यहाँ पर जो वुल्फ मैसिंग होता है वो कहता है कि अगर हिटलर ने रूस पर आक्रमण किया या उसके बारे में भी सोचा तो हिटलर की मृत्यु हो जाएगी। दोस्तों, जहां पर ये जिस व्यक्तियों से इन बारे में बात कर रहा था अपने सर्कस के लोगों से ही, तो ये बात सर्कस से बाहर जाती है और यहाँ पर ये पूरी जर्मनी में फैल जाती है। ये बात इतनी ज्यादा प्रचलित होती है कि ये बात हिटलर तक पहुंच जाती है। जब ये बात हिटलर तक पहुंचती है तो हिटलर घबरा जाता है और हंसने लगता है कि मैंने इतने लोगों की जान ली है, ऐसा कौन पैदा हो गया जो मुझे मेरी भविष्यवाणी करे। तो हिटलर उस जमाने में इस व्यक्ति पर जो वुल्फ मैसिंग होता है, इस पर करीबन 2 लाख रुपए का इनाम रखता है और कहता है कि जो भी मैसिंग का सर मुझे लाकर देगा मैं उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए इनाम दूंगा। लेकिन जैसे ही ये खबर मैसिंग को पता चलती है, वुल्फ मैसिंग को, तो मैसिंग घबरा जाता है और सोचता है कि ये अब तो हिटलर मुझे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि एक बहुत भारी शक्ति थी दोस्तों, जाना माना नाम था, उसके कहने पर सब कुछ चलता है। अब यहाँ पर जो मैसिंग होता है वो यहाँ पर जर्मनी को भी छोड़ने का इरादा कर लेता है, यानी कि। लेकिन ये खबर जब सब जगह फैल रही थी तो ये खबर जो रूस के स्टालिन नाम के व्यक्ति रहते हैं, जो रूस पर उस वक्त शासन कर रहे थे, उनके कानों में भी एक खबर पहुंचती है कि एक व्यक्ति ने हिटलर के बारे में भविष्यवाणी की है और एक व्यक्ति सही सटीक जानकारी देता है, वो जादू भी करता है, टोना करता है। स्टालिन का जब राज चल रहा था तो वो अपने राजपाट में बिल्कुल भी ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता था जो लोग जादू टोना करते हैं या ऐसी चीजें करते हैं। एक तरफ तो इस व्यक्ति के ऊपर हिटलर की नजर होती है और दूसरी तरफ यहाँ पर स्टालिन की नजर इस पर होती है, स्टालिन की। और यहाँ पर अब ये व्यक्ति दोनों तरफ मुसीबतों से घिर जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो रूस के स्टालिन होते हैं वो अपने कुछ खास आदमियों को इसके पास भेजते हैं। जब इसके पास भेजते हैं तो वो पुलिसकर्मी होते हैं और यहाँ पर वुल्फ मैसिंग को अपना बंदी बना लेते हैं। इसको बंदी बनाने के बाद इस रूस के जो शासक हैं इनके पास लाया जाता है। जब यहाँ पर वुल्फ मैसिंग आते हैं तो वो आते कहते हैं कि आपने मुझे क्यों याद किया। तो यहाँ पर ये खड़े होते हैं जो स्टालिन होते हैं, स्टालिन, और वो कहते हैं कि क्या तुम जादू टोना करते हो या तुम पर क्या है, तुम काला जादू करते हो या ऐसी चीजें करते हो, मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे साबित करके बताओ। तो यहाँ पर मैसिंग कहता है कि आपको मैं कैसे साबित कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये व्यक्ति कहता है कि तुम एक काम करो, वहां का एक बैंक का नंबर इसे बताते हैं, बैंक के बारे में जानकारी देते हैं और यहाँ पर जो मैसिंग होता है इसकी तलाशी ली जाती है। वो कहता है कि कल सुबह उस बैंक से तुम्हें बिना जानकारी के 1 लाख रुपए लेकर आने हैं। अब यहाँ पर ये बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में, तो मानो आज के जमाने में अरबों खरबों रकम है, इस तरह से रकम होती है। दोस्तों, इसके बाद क्या होता है कि जो मैसिंग होता है वो इस चुनौती को स्वीकार कर लेता है और वो सुबह होते ही 2 गार्ड उसके साथ होते हैं और एक पेपर ले जाता है अपने साथ और जो बैंक मैनेजर होता है उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। सामने जब खड़ा होता है तो उस खाली पेपर को बैंक मैनेजर को थमा देता है और वहां पर ये प्रे करता है कि ये जो पेपर है ये चेक है। जब वहां पर वो पेपर जो बैंक मैनेजर देता है वो बिना कुछ कहे ही उस पेपर को देखकर इस व्यक्ति को करीबन 1 लाख रुपए दे देता है बैंक से निकालकर और उस पेपर को अपने पास रख लेता है। यहाँ से जो मैसिंग होता है उस पैसों को लेकर आकर इस व्यक्ति को, स्टालिन को दे देता है और कहता है कि मैंने आपका काम कर दिया, अब तो आपको मुझ पर भरोसा होगा। स्टालिन जो होता है वो बड़ा हैरान हो जाता है।
यहाँ पर जो गवाह होते हैं, जो इसके साथ गार्ड गए थे मैसिंग के साथ, वो पूरी गवाही देते हैं और यहाँ पर ये व्यक्ति जो इतना ताकतवर था वो हैरान रह जाता है। अब उसके मन में कई विचार आने लगते हैं कि इसको तो हम युद्ध में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे देश की सीमाओं को बढ़ाने में हमारी सहायता करेगा। इसके बाद यहाँ पर जो स्टालिंग होता है वो कहता है कि मैसिंग तुम्हें ये पैसे वापस देकर आने होंगे बिना पता लगे, क्योंकि विवाद होगा, हमने एक काम कराया है। तो यहाँ पर जब जो मैसिंग होता है इन 1 लाख रुपए को लेकर बैंक में जाता है और बैंक में जब इन पैसों को देता है, कहता है कि वो कागज मुझे लौटा दो, तो जो मैनेजर होता है वो देखकर हैरान हो जाता है। जिस पेपर को उसने चेक समझकर रखा था वो खाली था, उस पर कुछ भी निशान नहीं थे और यहाँ पर वो हैरान हो जाता है। दोस्तों इतना हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और जो मैनेजर है वो बेहोश होकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। ये बात यहीं पर दब जाती है, लेकिन जो स्टालिंग होता है, वो स्टालिंग अब एक और इसकी कहते हैं ना कि परीक्षा लेना चाहता है। इसको अपनी जेल में कैद कर देता है और कहता है कि मैं भी देखता हूं कि तू इससे बाहर कैसे जाता है। इसके बाद यहाँ पर जो मैसिंग होता है उसको जेल के अंदर बंद किया जाता है। जब मैसिंग को जेल के अंदर बंद किया जाता है तो मैसिंग सभी पुलिस वालों से कहता है कि तुम्हें जेल के बाहर नहीं होना चाहिए, तुम्हें जेल के अंदर होना चाहिए और मुझे तुम लोगों को बाहर करना चाहिए। इतने ही शब्द यहाँ पर मैसिंग बोलता है और वो जितने भी वहां पर पुलिस वाले होते हैं वो अपने आप को खुद उस जेल में बंद कर लेते हैं और जो मैसिंग, वुल्फ मैसिंग होता है उसे बाहर छोड़ देते हैं। जब ये चीज यहाँ के जो राज कर रहे हैं स्टालिंग देखते हैं तो वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इस व्यक्ति को तसल्ली नहीं थी। तीसरी परीक्षा अब जारी होनी थी। अब इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है और भारी पहरा उस कमरे के बाहर किया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ से भी ये व्यक्ति बाहर निकल जाता है। आखिरी जो इसकी परीक्षा यहाँ पर स्टालिंग लेना चाहते हैं, जो रूस के राजपाट को संभाल रहे थे, अब वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, क्योंकि यहाँ पर जो स्टालिंग होते हैं वो कई कमरे अपने घर में बनवाए हुए थे और हर एक नए कमरे में सोते थे एक सुरक्षा के पर्पस से। ये बात बिल्कुल भी वुल्फ मैसिंग को नहीं बताई जाती है और अब ये वुल्फ मैसिंग की आखिरी परीक्षा होती है इस व्यक्ति की तरफ से और वो कहता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो मैं कहाँ पर सोता हूँ? तुम्हें बिल्कुल फिक्स 12 बजे मेरे कमरे में आना है। और किसी को भी नहीं पता था कि जो स्टालिंग है आज वो कौन से कमरे में सोएंगे या कौन से कमरे में रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो वुल्फ मैसिंग होता है फिक्स 12 बजे इसके कमरे में इसके बेड के पास खड़े हुए होते हैं जो स्टालिंग होते हैं और स्टालिंग अपने बिस्तर से डरकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो और तुमने ऐसा किया कैसे? तो यहाँ पर जो वुल्फ मैसिंग होते हैं वो कहते हैं कि बहुत आसान है, मैंने आपके जो बेरैया नाम के जो आपके सेक्रेटरी हैं उनको मैं उनके रूप में रखा और मैंने सभी से बस आपकी जो सिक्योरिटी है सभी से ये कहा कि मैं बेरैया हूं और किसी ने मेरी तहकीकात नहीं की, केवल एक नाम के जरिए। और लोगों को इसकी बात पर पक्का भरोसा या कुछ ऐसा मैजिक सा हो जाया करता कि लोग इसकी बातें माना करते, ये जो भी कहता वो सत्य हो जाया करता, जो भी भविष्यवाणी किया करता वो भी सत्य हो जाता है। अब जो स्टालिंग होते हैं वो कहते हैं कि भाई अब तो मुझे तुम्हारा पूरा पक्का विश्वास हो चुका है कि तुम्हारे पास कोई ऐसी विद्या है या कोई ऐसी चीज है दिमाग को पढ़ने की कि तुम जो चाहे वो कर सकते हैं। और यहाँ पर अब जो वुल्फ हैं, वुल्फ मैसिंग एक जाना माना नाम बन जाते हैं। इनको कई युद्धों में साथ लिया जाता है और सेना के ऊपर कई प्रयोग किए जाते हैं, यानी वो सामने वाले का दिमाग पढ़ते हैं और वो उल्टा ही अपने सैनिकों पर आक्रमण करने लगते हैं। इस तरह की बातें इनके बारे में कुछ जानने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर इनकी उम्र काफी हो जाती है। अब यहाँ पर जो स्टालिंग होते हैं इन्हें एक चिंता सताने लगती है। क्या चिंता होती है कि जब ये व्यक्ति वुल्फ मैसिंग इस दुनिया से चले जाएंगे तो फिर हमारे देश का क्या होगा। अब यहाँ पर ये पूछने लगते हैं कि वुल्फ मैसिंग तुम कब इस दुनिया से जाने वाले हो? जब तुम सबका भविष्य बता सकते हो तो तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी पता होगा। तो यहाँ पर वुल्फ मैसिंग कहते हैं कि आपसे मैं पीछे जाऊंगा, आप मुझसे पहले जाओगे। और दोस्तों जो इसने भविष्यवाणी की थी, यहाँ पर स्टालिंग इससे पहले जाते हैं इस दुनिया से और वुल्फ मैसिंग इसके बाद जाते हैं।
कहते हैं कि जो भारत के महात्मा गांधी थे वो भी इनसे मिलने के लिए कई बार कोशिश करते हैं और इससे कुछ जानकारी लेना चाहते थे। दोस्तों यहाँ पर आइंस्टाइन जो होते हैं, आइंस्टाइन बहुत बड़े कहते हैं ना कि वैज्ञानिक थे। यहाँ पर एक दिन वो भी इनसे मिलने के लिए आते हैं और उनके साथ का एक व्यक्ति होता है। आइंस्टाइन वहां पर बैठे हुए होते हैं, तो जो आइंस्टाइन के साथ व्यक्ति आया था वो भी यहाँ पर वुल्फ मैसिंग से बातचीत कर रहा था। तो वो कहता है कि अच्छा तुम इतना ही दिमाग को जानते हो, किसी के बारे में जान सकते हो, तो मुझे एक बात बताओ कि मेरी दिली तमन्ना बरसों से क्या रही है। दोस्तों वो अपने आप में बहुत चालाक बनता है। आइंस्टाइन एक तरफ बैठे हुए थे और यहाँ पर तभी जो वुल्फ मैसिंग होता है वो कमरे से बाहर जाता है। कमरे से बाहर जाने के वक्त वो कुछ देर बाहर ठहरता है और अंदर आता है और जो आइंस्टाइन होते हैं उनकी मूंछ का एक बाल उखाड़कर और जो उनके साथ उनके काम करने वाला था उसे दे देते हैं और कहते हैं कि बरसों से तुम्हारी दिली तमन्ना थी कि किसी दिन इस आइंस्टाइन का मैं मूंछ का बाल लेकर जरूर रहूंगा और वो तमन्ना मैंने तुम्हारी पूरी कर दी है। यहाँ पर जो व्यक्ति था आइंस्टाइन का, जो कहते हैं ना कि उसके साथ रहता था एक सेक्रेटरी के रूप में, वो नतमस्तक हो जाता है और आइंस्टाइन भी हैरान हो जाता है। वो भी इस व्यक्ति को पहचान नहीं पाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो इतिहास के पन्नों में है, जिसके ऊपर लोग कहा करते कि ये काला जादूगर है या इसके ऊपर कोई असीम कृपा है प्रभु की। अब दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर किसकी कृपा रही है। यहाँ पर बताते हैं कि जो वुल्फ मैसिंग होते हैं, जब वो करीबन 76 साल की उम्र में इस दुनिया से जाते हैं, तो वो जब अपने घर से जा रहे थे तो वो अपने साथ के व्यक्ति से कहते हैं कि अब मैं इस घर में वापस लौटकर नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी जो आखिरी सांस है वो हॉस्पिटल के अंदर निकलने वाली है। ये जो भविष्यवाणी इस वुल्फ मैसिंग ने की थी ये भी सत्य हो जाती है और वो घर आता ही नहीं है, हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस लेता है। तो इसने जितनी भी बातें कही थी, इसने जो यहाँ पर स्टाइलिंग होते हैं इनके साथ कई युद्धों में भी काम किया था। तो दोस्तों आपको इसके बारे में जानकर कैसा लगा? हमारे यहाँ पर फर्क क्या है? ये व्यक्ति दिमाग को पढ़ता था या इसके ऊपर किसी का हाथ था या कोई भी शक्ति थी? हमारे यहाँ पर जब ऐसी बातें ऋषियों के बारे में की जाती हैं तो लोग इसे पाखंड बताते हैं, ढोंग बताते हैं। क्यों बताते हो, क्यों कहते हो? आज के युग में जो हो रहा है ये तो बिल्कुल ढोंग हो रहा है। एक सच्चाई मैं आपको रखना चाहती हूँ, लेकिन जो पहले के तप करने वाले थे, सतयुग त्रेता युग, वो सब सत्य करते थे, उनके अंदर सच्चाई थी। हजारों साल जिनकी उम्र हुआ करती थी, आप उनको कैसे मात दे सकते हो? नहीं दे सकते। मुट्ठी भर की जिंदगी है हम लोगों की और फिर भी हम बड़ा गुमान करते हैं। और जो लोग हजारों साल जिया करते थे ना, वो बड़ी शांति से और पवित्रता से अपना जीवन बिताया करते थे। अरे हम 100 साल की उम्र को लेकर घूर करते हैं, घमंड करते हैं। 100 साल की उम्र में अपनों को दुख पहुंचाते हैं, अपनों को परेशान करते हैं, किसी दुखी को और भी ज्यादा दुखी कर देते हैं। क्यों करते हो? अपने परिवार पर और अपने देश के लोगों पर आपको जब तक आप गर्व करना नहीं सीखोगे, उनका मान सम्मान करना नहीं सीखोगे, अपने इस चंचल मन को अपने काबू में नहीं करोगे, तब तक आप एक अच्छे इंसान बन ही नहीं सकते। जब तक हम अपने दिमाग के घोड़ों पर अपनी लगाम ना कस लेना, तब तक हम कभी भी समझदारी की बातें नहीं कर सकते। दोस्तों अगर मेरी बातों से किसी को परेशानी हो या दुख पहुंचे तो मैं आप लोगों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं मुझसे ये बातें निकल जाती हैं और मैं अपने लफ्ज़ों पर कंट्रोल नहीं कर पाती। शायद कहीं ना कहीं मेरे भी दिमाग के घोड़े मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि एक अच्छे इंसान बनिए और उन तपेश्री ऋषियों का आभार मानिए कि आप एक ऐसे देश में जन्मे हैं जिस देश की गाथाएं बहुत पुरानी हैं। अरे 4 दिन पहले बंदे नाम कर रहे हैं और हम अपने ऋषियों का नाम मिटा रहे हैं। वो भी ऋषि थे जो दिव्य दृष्टि से देखकर ये बता दिया करते थे कि फलानी जगह ये सब कुछ चल रहा है। तो इन चीजों पर विश्वास करना सीखिए दोस्तों। लेकिन आज जो कुछ लोग पाखंड करते हैं, औना टोना करते हैं, कहते हैं कि दवा और दुआ दोनों एक साथ काम करती हैं। जितना हमें दवा की जरूरत है उतनी ही हमें दुआ की जरूरत है। बहुत से लोग हैं, तकलीफ पीड़ा, कैंसर का पेशेंट झाड़ फूक वाले पर जा रहा है, कहीं पर भी कोई आराम नहीं मिलता। ऐसे कोई आराम नहीं मिलेगा, आपको डॉक्टर का सहारा लेना पड़ेगा। और डॉक्टर की निगरानी में आपको अगर वो भगवान उम्र दे रहा है, जिंदगी दे रहा है,
तो वही आपको फल दे रहा है, आपको आशीर्वाद दे रहा है। तो दोस्तों, इस वुल्फ मैसिंग के बारे में आपको जानकर कैसा लगा, जहां पर महात्मा गांधी भी इससे मिलने के लिए इच्छुक होते हैं। तो इसकी कहानी शुरू से ही काफी दुख भरी भी होती है, क्योंकि कई बार इसको जेल भी जाना पड़ता है, घर से फरार होता है। दोस्तों, एक चीज तो हमने देखी है, जो बच्चे घर से जाते हैं वो कुछ ना कुछ बनते हैं, वरना उनकी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है, वो बीच की लाइन में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग इसके बारे में अपनी राय जरूर रखना। अगर कुछ शब्दों का आपको गलत लगा हो तो उनके लिए माफी देना। यहाँ पर दोस्तों, आप लोगों के सामने उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रेगुलर कमेंट करते हैं और ढेर सारा प्यार हमें लुटाते हैं। दोस्तों, उनकी राय मेरे लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि आप मुझे बताया कीजिए कि आप यहाँ पर थोड़ा सा ये गलती आपसे हुई है या ये गलती हुई है। यहाँ पर हमारी एक बहन है आंचल ब्लॉग, कई दिनों से उन्हें याद कर रही थी, लेकिन परसों जब कल उनका जब कमेंट आया आंचल ब्लॉग का, तो मुझे तसल्ली हुई कि हमारे जो घर का नटखट बच्चा है या हमारे घर का जो शरारती बच्चा है वो वापस आ चुका है। और कमेंट भी बहुत बेहतरीन किया है। आंचल बेटा कहूँ या बहन कहूँ, क्या कहूँ मैं आपसे, जो भी है ठीक है, लेकिन तुम्हारी कहते हैं ना कि बुरे या अच्छे कैसे भी लोग हों, नटखट बच्चे की सबसे ज्यादा याद आती है। दोस्तों, चलिए नामों का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला नाम है राधा रवि शुक्ला। हालांकि हमने पहला नाम आंचल ब्लॉग का ले दिया है। राधा रवि शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छा कमेंट किया था आपने। रेणु शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता यादव, हमारी बहनें बहुत प्यार करती हैं। सुनीता यादव बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। दोस्तों, हमें एक महिला माँ की तरह प्यार किया करती थी। मैं उन्हें माँ मानती हूँ, लेकिन उनका नाम भी कहीं गुम हो गया और वो भी कहीं गुम हो गई। उनकी बेटी इस दुनिया से बहुत जल्दी उम्र में चली जाती हैं और उन्होंने अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए एक पाठ भी कराया था। इतनी जानकारी नाम के बारे में है, मतलब कमेंट के बारे में है, लेकिन वो पता नहीं कहाँ खो गई मुझसे। अगर आपने ऐसा कमेंट किया है जिनकी बेटी इस दुनिया में नहीं है, अभी गई हैं, तो प्लीज़ मुझे एक बार दोबारा कमेंट करना, क्योंकि मैं आपको कई दिनों से याद कर रही हूँ, लेकिन आप कहीं नज़र नहीं आ रही हैं। आप मुझे बेटी कहकर बुलाती हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ, कैसे हो आप ठीक ठाक हो ना? टाइम पर खाना पीना कीजिएगा। रमेश पाटिल भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अपनी सेहत का अपना ख्याल रखा कीजिए। विजेंद्र भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र भाई जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। माला राम कशवाहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नारायण सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मंजू जैन, बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जैन जी। तुलसी शर्मा हमारे भाई हैं। भाई, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और आप बहुत जल्दी और सबसे पहले कमेंट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। तुलसी शर्मा, कैसे हो आप? किशोरी वर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किशोरी वर्मा जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लीना जैन, बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी बहन है शायद। सुरेंद्र रा नाम है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पुष्पा राठौर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने आपसे जिक्र किया था कि हमारे चैनल पर 2 यशवंती हैं, दूसरा नाम यशवंती जी का आया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी बहन हैं, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लूना राम मोदी, जो राजस्थान से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सीता मौर्या जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित सिंह, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं सुमित सिंह जी। आज तो भाइयों ने बहुत कमेंट किए हैं। राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनू मिश्रा, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अरविंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रीना तेंडन, आपका पता नहीं है, पीछे मुझे समझ में ऐसा ही आया है, रीना तेंडन, मैं अगर सही बोल रही हूँ तो आप जरूर रिप्लाई देना। सरयू वाला, माँ कहूँ या बड़ी बहन कहूँ, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पर कालिश, बहुत बहुत धन्यवाद कालिश जी। राजू पूजा, आपकी आईडी का नाम है, तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सनवाल राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आशा गुप्ता, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अमरनाथ नाम से आईडी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रामा मास्किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। उत्तराखंड हरिद्वार से, तहे दिल से आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे एक विपिन कुशवाहा भाई थे जिनका फोन चोरी हो जाता है, दूसरी आईडी बनाते हैं और अपनी दूसरे नाम से हमारे पास सपोर्ट करते हैं। तो प्यार इसे कहते हैं। वो हमेशा हमें बेटी कहकर बुलाते हैं। विपिन कुशवाहा भाई जी, आप बेटी कहते हो। जब आप बेटी कहते हो तो बहुत अच्छा लगता है।
लगता है कि अपने से बड़ों का प्रेम छलक रहा है। मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोग इतना साथ देते हो, इतना विश्वास करते हो। सच में ही मैं धन्य हो जाती हूँ आपके कमेंट पढ़कर, आपकी सोच को जानकर। अपने के प्रति, अपने बारे में भी मुझसे कुछ बातें शेयर कीजिएगा। ऐश्वर्या बहन, आपने वो कहानी मुझे लिखकर नहीं भेजी है। मैं आपसे फिर दोबारा कह रही हूँ, अगर आप वीडियो देख रही हो तो कहानी मुझे जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।